हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अशोक में। दोस्तों, यूपी टेट और एस्टेट यानी सुपर टेट की हम बात करें 2021 के लिए, तो आप सभी कोचिंग के माध्यम से या फिर महत्वपूर्ण नोट्सों के माध्यम से आप तैयारी अवश्य करते ही हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें कि विगत प्रश्न पत्रों में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अगर उनकी तैयारी को इस क्रम में अगर शामिल कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी को एक नया आयाम देखने को मिलता है। तो उसी क्रम में यूपी टेट और सुपर टेट के जो विगत प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे ईवीएस हो, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे फिर आपका सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, तो इस तरीके से पूरे क्रम को अगर हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए जो भी महत्वपूर्ण पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं आपकी यूपी टेट और एस्टेट के लिए, उन सभी को अपनी इस वीडियो में शामिल करने जा रहा हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इसके से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके मित्रों तक पहुंच सके। तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अपनी इस वीडियो में हम यूपी टेट और एस्टेट के लिए जो भी महत्वपूर्ण पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को और सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर हम आपको हल कराएंगे। और ये भाग एक है, अभी कई सारे भाग मतलब दो पार्ट 3 करके आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, अगर आप उस तैयारी में अगर इन प्रश्नों को भी शामिल कर लेंगे तो इससे पहली बात तो आपको ये पता चलेगा कि प्रश्नों के पूछने की प्रक्रिया क्या है। दूसरी चीज़, उन प्रश्नों को रिपीट करेंगे तो उनमें कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो पिछले साल के रिपीटेड प्रश्न होते हैं। तो उसी क्रम में आज आइए हम कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट के भी प्रश्न हल करेंगे। तो वीडियो कैसी लगेगी आप कमेंट में शेयर करिएगा ज़रूर, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सा होता है। तो आप सभी जानते हैं, इसमें आंसर भी मैंने टिक किया हुआ है ताकि आपको इसमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप समझिए कि प्रश्नों को वैकल्पिक रूप से कैसे दिया जाता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आप कमेंट करिएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस मनोवैज्ञानिक की ये धारणा थी। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बना। तो मन का जो मानचित्रण होता है वो मन की क्रियाशीलता पर जो रिसर्च किए जाते हैं उसका परिणाम होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में आइए, इस तरीके से आपको मैं टेलीग्राम का अपने लिंक भी दे दूंगा, तो उस लिंक के माध्यम से आप आगे हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे जो बेहतर तरीका माना जाता है वो होता है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को दूर करने के लिए आप जो शैक्षिक पद्धति आप अपनाते हैं, शिक्षण पद्धति का जो टीचिंग कौशल होता है, उस चीज़ को आप प्रयोग करके उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। ठीक है, कौन सा बच्चे की सामाजिक तो विभिन्न अक्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके आप उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। अगर वहीं पर हम बात करें निम्न में कौन सा बच्चा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबद्ध नहीं है, तो आप सभी जानते हैं कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता। तो आप जानते हैं कि जहाँ तक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध की बात करते हैं तो उसमें किन पूछ रहा है कि किसके साथ संबद्ध नहीं है, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों की नियमित रूप से बाहर निकालना जो विकल्प है ये उसके साथ संबद्ध नहीं है। तो दोस्तों, आप ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी क्रम में आपको प्रश्नों की विभिन्न श्रृंखलाओं को मैं हल कराऊंगा वीडियो से। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो 4 विकल्प हैं, विद्यालय, कक्षा, पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार और घर। ठीक है, तो वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर, तो विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण होता है वो आपको अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो ये जो कथन है वो अगर मैं बात करूं तो इसको समझाने का जो श्रेय है वो पियाजे जी को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। उसके जो 4 विकल्प होंगे
विद्यालय में संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री। तो सही आंसर होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो इन चारों विद्वानों के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें जो सही कथन है वो स्ट्रैंग महोदय ने कहा है कि जो शिशु है वो अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित। दोस्तों इस प्रकार के जो कथन इनके लिए भी मैं एक आपको इसी वीडियो में हो सकता है या फिर नेक्स्ट वीडियो में जितने कथन हैं और उनसे विद्वानों से संबंधित वीडियो बनाकर भी प्रश्नों को मैं क्लियर करूंगा। तो अभी हम जो आ रहे हैं प्रश्न उनको हल करेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया विचार किससे संबंधित है, तो ये है निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, अंतर क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण सिद्धांत। तो इसमें जो सही कथन होगा वो निरंतरता का सिद्धांत होगा। ठीक है, क्रम में हम अगर आगे चलें तो निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो अगर हम सही से बात करें तो निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरावस्था इसका सही विकल्प का आंसर होगा। ठीक है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं जिसको आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो है पियाजे जी के द्वारा। इन जो 4 अवस्थाएं इसके बारे में एक प्रश्न था, मैंने आपको ऊपर हल करा दिया है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो अभी पियाजे के बारे में मैंने चर्चा किया। तो वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वो होती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, संवेदन प्रणोद अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। लेकिन जो सही आंसर होगा वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो यह जो चीज़ है इसमें आप पढ़िए कि यह शिक्षकों के लिए आज काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहयोग, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो देखिए अगर देखा जाए तो 13 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, क्योंकि खेल के माध्यम से इसमें अनुशासन, सहयोग और शारीरिक संतुलन का भी विकास होता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परिवार एक साधन है, तो औपचारिक और अनौपचारिक दो होते हैं। तो परिवार जो एक साधन होता है ये अनौपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। तो इस तरीके से एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस रूप से, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव करके, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। तो आप सभी ने बाल विकास की अच्छी क्लासेस की होंगी, उसमें बताया जाता है कि हम बच्चों को अपने द्वारा किए गए कार्यों को माध्यम से प्रदर्शित करके उनको उस तरीके से व्यवहार करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। तो हम क्या इसमें सही आंसर क्या होगा कि आदर्श रूप से बर्ताव करके हम उनमें सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना शिक्षक का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है, जिससे कि बच्चों में आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जा सके। और इसमें शिक्षक विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग करता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। और आपका सही आंसर यही है कि बचपन का जो सांप्रतिक दृष्टिकोण होता है वो वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि माना जाता है। ठीक है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई को अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो इस सब क्लासरूम्स के माध्यम से आपको बताया गया। आइए इसके आंसर के विकल्प के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो असंगठित घर से आएगा तो सुनियमित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देशन में, स्वतंत्र अध्ययन में। तो स्वतंत्र अध्ययन में ही वो असहज महसूस करेगा। ठीक है, तो चरित्र का विकास होता है, इच्छा शक्ति के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। ये सभी तो करेक्ट आंसर होगा। ये सभी तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ें सम्मिलित। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, प्रशासनात्मक, निर्देशात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद। हालांकि ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें शिक्षक का जो यथोचित बर्ताव होना चाहिए वो होता है आपका आदर्शवादी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और इस तरीके से अगली तरफ चलते हैं। उसी क्रम में कुछ परिभाषाओं को मैं आपके सामने प्रदर्शित कराऊँ। जैसे क्रो व क्रो के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तो है ही हैं, साथ साथ ये पीछे परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। कौन का है, क्रो व क्रो के अनुसार कहा गया है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात सुने, मनोविज्ञान मानव एवं पुरुष व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान मानव एवं पुरुष व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा गया है मॉर्गन के अनुसार। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है।
तो मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये बात बताई गई है वाटसन के अनुसार। ठीक है, ये वाटसन महोदय का कथन है। और मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, जिम्बार्डो के अनुसार कहा गया। ये जिम्बार्डो विद्वान थे, उनका कथन है कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकडूगल बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये मैकडूगल के अनुसार कहा गया कथन है। आप इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो बोरिंग महोदय ने कहा कि जो मनोविज्ञान होता है ये मानव प्रकृति का अध्ययन माना जाता है। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के कथन। इसी तरीके से मैं कई सारे वीडियोज बनाकर आपको प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा और इनको साथ साथ आप अपनी तैयारी करेंगे तो पिछले प्रश्नों का भी रिवीजन होता चलेगा और आगे की चीज़ें भी आपको अपने माध्यम से सिलेबस में ऐड होती चली जाएंगी। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं आपको वीडियोज लाता रहूँगा। जो भी महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है मटेरियल मैं भी लाऊँगा। टेलीग्राम के अनुसार आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप लोग लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं इसका लिंक दे दूंगा। और अगर आपको इससे संबंधित इन सभी चीज़ों के नोट्स चाहिए जो कि फ्री में अवेलेबल होंगे, इसका कोई चार्ज नहीं है आपसे, तो आप हमें कमेंट करिएगा नोट्स लिखकर, तो हम इन सभी जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक